जय हिंद, जय भारत। भावी अध्यापकों को मेरा सत सत नमन। जैसा कि आप जानते हैं आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए विज्ञान के प्रश्नों को हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि वायु के सापेक्ष कांच का पूर्णांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का पूर्णांक क्या होगा? तो हम लोगों को पता है यदि वायु के सापेक्ष है तो ANG इक्वल होता है 1/GNA, यानी एयर के सापेक्ष कांच का जो अपूर्णांक होगा उसका जस्ट इनवर्स कांच के सापेक्ष हवा का अपूर्णांक होगा, ठीक है, या वायु का अपूर्णांक होगा। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। क्या लिख सकते हैं? 3/2 हम लिख सकते हैं। तो अगर हम इसका उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। तो ये क्या हो जाएगा? कांच के सापेक्ष वायु का अपूर्णांक, अर्थात जो उत्तर हो जाएगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब, जो हमारी आंख होती है उस आंख में के अंदर रेटिना होता है और रेटिना पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का। और जब प्रतिबिंब बनता है तभी हम वस्तु को देख पाते हैं, ठीक। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो हम आपको बता दें, इसमें जो पहला उत्तर है सीधा होता है, सीधा ही दिखाई देता है। उल्टा होता है, उल्टा ही दिखाई देता है। उल्टा होता है तथा सीधा दिखाई देता है, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी के साथ चला जाएगा। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, लेकिन हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, प्रकाश संवेदी सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? उसको उल्टा करके देख लेते हैं, सीधा करके देख लेते हैं, सॉरी, ठीक है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है लेकिन दिखाई सीधा पड़ता है। ओके, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से बने अंतिम प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। इसमें यह बताना है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप, मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से जब हम प्रतिबिंब देखते हैं तो चूंकि उसमें 2 लेंस होते हैं, एक छोटा लेंस एक बड़ा लेंस, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है? पहला उत्तर है आपका आभासी सीधा व बड़ा, दूसरा है आभासी उल्टा व बड़ा, तीसरा वास्तविक सीधा व बड़ा, और चौथा है वास्तविक उल्टा व बड़ा। तो बताइए कौन सा बनता है? तो इसमें जो बनता है आप बताइए सोच करके। इसमें बनता है आपका आभासी उल्टा व बड़ा। आभासी उल्टा व बड़ा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओम का नियम सत्य है, मतलब किस चीज के लिए सत्य है? पहला उत्तर है धात्विक चालकों के लिए, या अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, या सभी के लिए। इन चारों में उत्तर तीनों। तो कौन सा होगा दोस्तों बताइए? तो इसका जो आंसर है केवल और केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य होता है। ओम का नियम आप जानते होंगे, है ना। उससे क्या पता चलता है? ओम पहले क्या है? ओम है प्रतिरोध का मात्रक, ठीक है। इसका नियम आप पढ़ लीजिएगा। नियम क्या होता है? जो बी होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, या आई बी के प्रोपोर्शनल होती है। तो जब प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट आर आ जाता है, यानी बी इक्वल आर आई, बी इक्वल आर आई। इसको हम हटा देते हैं, दोबारा लिखते हैं बी इक्वल आई आर। तो आर क्या है? प्रतिरोध, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाता है? बी अपन आई। तो इस प्रकार से जो ओम का नियम है वो केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा कितनी होगी? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हम बता रहे हैं आपको। 200 मेगावाट उसकी सामर्थ्य है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी जो सामर्थ्य है 200, मतलब जो ऊर्जा निकलेगी वो 1 घंटे में 200 मेगावाट। और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसके द्वारा प्रतिदिन ऊर्जा कितनी उत्पन्न होगी,
तो एक दिन में 24 घंटा होता है, 1 घंटे में 200 मेगावाट प्रोड्यूस करता है, तो 24 घंटे में 24 दूनी 48 मेगावाट, और क्या हो जाएगा घंटा, मेगावाट घंटा हो जाएगा, ठीक है, 48 मेगावाट घंटा। तो आंसर जो आपका होगा वो किसके साथ चला जाएगा, आंसर नंबर बी के साथ, ओके। क्योंकि मेगावाट नहीं होगा, मेगावाट तो सामर्थ्य होगी, लेकिन वो ऊर्जा पूछता है, तो आपको फार्मूला पता होगा, P बराबर होता है W/T, ठीक है। तो हमें W निकालना है, यहाँ पर P नहीं निकालना, P तो दिया है, तो W बराबर हो जाएगा P × T। तो जो यूनिट हो जाएगी, P तो यहाँ मेगावाट में और T किस में नापा जाता है, घंटे में यहाँ पर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4800 मेगावाट घंटा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो हमको पता होना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है φ/a। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला B बराबर φ/a, और फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, A क्या होता है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, मीटर स्क्वायर मतलब यूनिट होती है मात्रक क्षेत्रफल का। फाई है चुंबकीय फ्लक्स और A है क्षेत्रफल, और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो वेबर होता है, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आपका बी के साथ, ठीक। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डायनमो में रूपांतरण होता है, मतलब डायनमो क्या करता है। पहला आंसर है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, अगला आंसर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, थर्ड आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फोर्थ आंसर है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो आंसर किसके साथ आपका चला जाएगा, आंसर सी के साथ आपका चला जाएगा, ठीक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है यदि जलीय विलयन का pH 4 है, जलीय विलयन का pH 4 है, तो इसकी मोल प्रति लीटर में सांद्रता क्या होगी। थोड़ा सा ये टाइप गलत हो गया है, यहाँ पर ये नहीं होगा, ता हटा दीजिए, ठीक है। सांद्रता होगी, जलीय विलयन का pH 4 है तो इसकी सांद्रता कितनी होगी। तो सांद्रता का जो फार्मूला होता है वो H आयन है, H आयन की सांद्रता क्या होगी, तो H+ ये ब्रैकेट में बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और ये इक्वल होता है 10⁻⁻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 ⁻
हो जाएगी 10⁻⁻4 हो जाएगी। ठीक है, तो 10⁻⁻4 कहाँ पर है? आंसर नंबर बी आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये आप जब क्वेश्चन बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे नहीं, इसमें न्यूमेरिकल होते हैं, थ्योरी समझनी पड़ती। तो दोस्तों इसको जरूर आप बुक में भी देखिए, और यहाँ तो मैं आपको क्वेश्चन करवा ही रहा हूँ। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जिंक क्लोराइड विलयन में निम्न में से कौन सा लवण मिलाने पर जिंक अवक्षेपित होता है? ये विलयन है, यहाँ पर लिखा हुआ है विलयन, तो ये विलयन नहीं है बल्कि विलयन। जानते हैं विलयन कैसे लिखा जाएगा? ये विलयन है। ठीक है, कभी कभी टाइप करने में गलती हो जाती है। ये जिंक क्लोराइड के बाद विलियन लिखा है, विलियन वो गिनती वाला नहीं है, विलियन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड के विलयन में निम्न से कौन सा लवण मिलाने पर जिंक अवक्षेपित हो जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। कौन सा ऐसा विलयन जिंक क्लोराइड में डाल दें? तो यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर हम जिंक क्लोराइड के विलयन में मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें जिंक नीचे बैठ जाता है। तो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, पीतल है, मतलब पीतल क्या है? एक धातु है, या उपधातु है, या मिश्र धातु है, या अधातु है? तो मैं आपको बता दूं, पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, और किन किन धातुओं की मिश्र धातु होती है? तो ये कापर और एक जिंक होता है शायद, मैं यह नहीं बता पाऊंगा, ये मुझे याद नहीं है, शायद कापर और जिंक ही होता है। अगर दोनों को मिला देते हैं तो पीतल बन जाता है। तो यहाँ जो पीतल है वो मिश्र धातु है, ना धातु है, ना उपधातु है, ना धातु है, ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वाधिक अपचायक है। अपचायक बताइए,
अपचायक, एक आक्सीकारक और एक आक्सीकारक होते हैं और दूसरे अपचायक। आक्सीकारक कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और अपचायक कौन है? जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो यहाँ पर जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है या सीजियम है। तो यहाँ पर जब आप जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो अपचायक क्षमता घटती है, जब ऊपर से नीचे समूह में चलते हैं तो अपचायक क्षमता बढ़ती है। तो लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सीजियम। सीजियम पहले ग्रुप में पहले सबसे नीचे होता है, अर्थात सीजियम की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा होगी। तो आंसर नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ। चलिए दोस्तों, आइए अगला नया क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन कहता है फेन प्लावन विधि द्वारा कौन से अयस्कों का सांद्रण किया जाता है? मतलब कौन से अयस्क हैं जिनका सांद्रण यानी जिनका निष्कर्षण कह लीजिए, सांद्रण कह लीजिए, मतलब उस धातु को अलग किया जाता हो, तो उसमें फेन प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। ऐसे कौन से अयस्क हैं? तो अयस्क कई प्रकार के, यहाँ पर 4 प्रकार के लिखे हैं। ऑक्साइड लिखा है, सल्फाइड लिखा है, सिलिकेट लिखा है और फास्फेट लिखा है। तो जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उनका जो निष्कर्षण होता है वो फेन प्लावन विधि के द्वारा किया जाता है। तो जो यहाँ आंसर होगा आपका बी नंबर, बी के साथ चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस होती है, किसके विलयन को रंगहीन कर देती है? 4 ऑप्शन है। पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, फेरिक क्लोराइड है और चौथा है कॉपर सल्फेट। तो अगर इनकी क्रिया सल्फर डाइऑक्साइड से कराई जाए क्रमशः, यहाँ अगर प्लस करके हम अगर यहाँ पर प्लस करें और SO2 और यहाँ फिर प्लस SO2, ठीक है, यहाँ प्लस SO2 और यहाँ भी प्लस SO2, तो कौन सा ऐसा मिलाने पर विलयन होगा जिसका रंग उड़ जाएगा? तो जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है पहला, उसका रंग लाल होता है, जब सल्फर डाइऑक्साइड मिला देते हैं तो वो रंगहीन हो जाता है, अर्थात आंसर किसके साथ चला जाएगा? ए के साथ। ठीक दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड कौन है? तो यहाँ पर अब मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो Al2O3 है, अर्थात आंसर नंबर आपका भी सही हो जाएगा। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें जो आंसर है वो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग तो हमारा त्वचा भी है, फेफड़े भी हैं, वृक्क भी है, हृदय, लेकिन प्रमुख जो मुख्य रूप से बताया जाएगा वो कौन सा है? तो यहाँ आंसर है आपका आंसर नंबर सी यानी वृक्क। ठीक है, वृक्क एक ऐसा अंग है जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधे के कौन से भाग से होती है? वाष्पोत्सर्जन होता है ना, वाष्प का उत्सर्जन यानी पानी का बाहर निकलना पौधे के द्वारा, तो वात रंध्रों के द्वारा होती है, ये निकलती है या रंध्रों के द्वारा या उपत्वचा के द्वारा या सभी के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा। वाष्पोत्सर्जन वात रंध्रों के द्वारा भी होता है, रंध्रों के द्वारा भी होता है और उपत्वचा के द्वारा भी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वां क्वेश्चन करते हैं। फलों को पकाने में सहायक है कौन सी चीज? जो 4 ऑप्शन है उनमें से फलों को पकाने में सहायक है। आंकिसन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन। इथाइलिन को एथिलीन भी कहीं कहीं लिखा मिल जाता है, ठीक है, तो उसमें अंतर मत मानिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो डी के साथ चला जाएगा। एथिलीन या एथाइलिन ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो फलों को पकाने में सहायता करता है। ठीक, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, मतलब तंत्रिका तंत्र कौन सा कार्य करता है? पहला आंसर है संवेदना ग्रहण करता है या उत्तेजनशीलता का काम करता है या एंजाइम संवहन का काम करता है या सभी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो पहले के साथ चला जाएगा, ए के साथ, संवेदना ग्रहण करता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो संवेदना ग्रहण करता है। ठीक दोस्तों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग दोस्तों। द्विनिषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है द्विनिषेचन किस में पाया जाता है? पहला है सभी जीवों में, सभी पादपों में, आवृत बीजी पौधों में या केवल जलीय पौधों में। तो यहाँ पर उत्तर होगा आपका वो सी के साथ चला जाएगा दोस्तों। आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन होता है। द्विनिषेचन का मतलब 2 बार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 20, तंबाकू में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ कौन सा है? तो ये तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, है ना दोस्तों। बढ़िया ढंग से हम लोग तैयारी करेंगे सीटीटी में। बच्चों के भविष्य के लिए हम लोग अच्छे टीचर बन के दिखाएंगे, सरकारी जॉब पाएंगे, और सरकारी जॉब ना भी मिली तो हम प्राइवेट टीचर बन करके देश का भविष्य उज्जवल करेंगे, बच्चों का भविष्य उज्जवल करेंगे। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।